जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएम वाला। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आऊँ जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बैकबोन बोले तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट होते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही हमको पता चल जा रहा है केमिकल्स का आपस में बॉन्ड का प्रेजेंट होना है। केमिकल्स बोले तो आपका ए और बी, ए बी क्या है आपके एटम्स। केमिकल्स बोले हैं तो आपका एटम्स हुए, और एटम ए और एटम बी को हमने कंबाइन किया तो ए बॉन्ड बी हमको मिला, और साथ में कुछ एनर्जी भी आपका रिलीज हुआ। तो सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है ए बॉन्ड बी ये होती क्या चीज़ है, फिर उसके बाद से एटम ए और एटम बी आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, और माइनस डेल्टा एच यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई है इसके बारे में, इसी के बेसिस पे हम लोग को हम बॉन्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हाँ आपका बॉन्ड जो है ए और बी के बीच में वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड या वान डेर वाल्स फोर्स। सो सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ए बॉन्ड बी को हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि एटम ए के कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एटम बी के पार्टिकल्स को क्या किए हैं, बाइंड किए हैं। ठीक ऐसे ही एटम बी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि एटम ए के पार्टिकल्स को बाइंड किए हैं। वो कितना इफेक्टिवली बाइंड किए हैं, यानी कि कितने मैग्नीट्यूड के बाइंड किए हैं, उसको फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये फोर्स जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और दूसरा रिपल्सन फोर्स होता है। तो यहाँ पे ए बॉन्ड बी है तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ए बॉन्ड बी जब भी होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जनरली वो एनर्जी होती है। यानी कि केमिकल बॉन्ड ए और एटम बी के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी अट्रैक्शन को हम एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसी को केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। इसका प्रॉपर डिफिनीशन ये हम लिख देते हैं, इट इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन written in the terms of energy। यहां तक बातें क्लियर हो गई, यानी कि एटम ए और एटम बी के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुए होंगे, और इसी अट्रैक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो केमिकल बॉन्ड इसको बोल देते हैं। सो अब हमको डिस्कशन करना है ए और बी के बीच में जो बॉन्ड लगे हुए हैं उसमें जो फोर्स लग रहे हैं उसको कौन सा अट्रैक्शन फोर्स ही क्यों लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने एक एटम लिया जिसका नाम हमने बोल दिया एटम ए। एटम ए के न्यूक्लियस ही हमने लिया, ये आपके उसके सेल हुए हैं। ठीक ऐसे ही हमने एक एटम बी लिया और इसके सेल हमने ड्रा कर दिया। एटम ए के आउटर मोस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक ऐसे ही एटम बी के आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एटम ए के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एटम बी के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक ऐसे ही एटम ए के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम बी के न्यूक्लियस के में जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्जेज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे अट्रैक्शन होंगे। ठीक ऐसे ही एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और साथ में इसके न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ए और बी जब भी कंबाइन होते हैं
ए बी का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले ए और बी में क्या लग रहे हैं, अट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, अट्रैक्शन के साथ साथ आपका रिपल्सन भी लग रहे हैं। जब अट्रैक्शन जो होंगे इन दोनों के बीच में, एटम ए और एटम के बीच में, तो वही आपका क्या होता है, ए बॉन्ड बी का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो। तो यहाँ अब हम आगे टॉपिक्स पे मूव करते हैं कि एटम ए और एटम बी आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि हाँ ए बॉन्ड बी है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगते हैं, लेकिन अब हमको देखना है ए और बी आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। ये ए है एटम ए को हमने सिस्टम सपोज कर लिया, ठीक ऐसे ही एटम बी को हमने एक सिस्टम सपोज कर लिया। जब एटम ए बी के साथ कंबाइन होना चाहता है तो एटम ए खुद चल के बी के पास आ रहा है, ठीक ऐसे ही एटम बी भी एटम ए के पास आ रहा है कंबाइन होने के लिए। तो एटम ए जब खुद चल रहा है और सिस्टम है, यानी कि ये वर्क कर रहा है और हमको पता है वर्क डन बाय द सिस्टम की वजह से क्या होती है, एनर्जी का लॉस होती है। ठीक ऐसे ही एटम बी भी क्या करता है, एटम ए के साथ कंबाइन होने के लिए चल के आएगा, यानी कि वर्क करेगा, और इसी वर्क जो होगी करने के वजह से एनर्जी का लॉस होती है, यानी कि एनर्जी इन दोनों का डिक्रीज होता है। यानी कि एटम ए और एटम बी जब भी कंबाइन होंगे अपनी एनर्जी को लॉस करना चाहेंगे, जिसके वजह से ए बॉन्ड बी का फॉर्मेशन होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे 50 किलो कैलोरी पर मोल है इसकी एनर्जी, इसकी 60 किलो कैलोरी पर मोल है। आपस में कंबाइन होने के बाद से ये 90 किलो कैलोरी पर मोल हो जा रहा है, यानी कि टोटल इधर का एनर्जी कितना आ जाएगा, 110 किलो कैलोरी पर मोल, इधर 90 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि पहले से क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ है, इस वजह से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम या कोई भी एटम्स जब अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तभी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, अपनी एनर्जी को डिक्रीज क्यों करते हैं। आप सपोज करते हैं कि मैं बिल्डिंग के फ्लोर पे हूँ, ये मैंने बिल्डिंग का फ्लोर लिया और मैंने बिल्डिंग का टॉप लिया, तो अगर मैं बिल्डिंग के फ्लोर पे खड़ा हूँ और बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल मैं खुद को कहाँ पाऊंगा, फ्लोर पे पाऊंगा, और यहाँ पे अनस्टेबल मैं खुद को पाऊंगा। यानी कि ये बोल सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, टॉप की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फ्लोर पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक ऐसे ही यानी कि इसकी एनर्जी क्या होगी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, तो इसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ड्यू टू अट्रैक्शंस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेज, एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। और सेकेंड पॉइंट लिखते हैं ड्यू टू रिपल्सन एनर्जी इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ये बातें क्लियर हो गई हूं, तो हम आगे मूव करते हैं। यानी कि एटम ए एटम बी कंबाइन हुए, तो कंबाइन होने की वजह से एनर्जी का लॉस हुआ, लॉस होने की वजह से यानी कि अपनी एनर्जी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी एटम पे अगर चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज ऑन एटम ए, चार्ज ऑन एटम बी, तो इसमें जो हमको क्या एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है,
एनर्जी हमको क्या सप्लाई करना पड़ेगा या एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी एटम ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और एटम बी पे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेज है और अट्रैक्शन जहां होंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, लिबरेट होगी। ठीक है। और ठीक ऐसे ही अगर एटम ए पे निगेटिव चार्ज है और एटम बी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी, यहाँ पे लिबरेट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अट्रैक्शन हो रहे हैं। अगर ठीक ऐसे ही अगर एटम ए पे पॉजिटिव और एटम बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि दोनों का रिपल्सन होगा, रिपल्सन होंगे तो दोनों एटम दूर दूर भागेंगे। इस वजह से एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे पास में लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमको एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या एटम ए और एटम बी दोनों पास में आ जाए। ठीक ऐसे ही अगर दोनों चार्ज पे अगर निगेटिव चार्जेस हैं, दोनों एटम पे अगर निगेटिव चार्ज होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका ए बॉन्ड बी का फॉर्मेशन होगा। सो अब हम आगे मूव करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई तो हम आगे मूव करते हैं। ए और बी आपस में कंबाइन होकर के ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और माइनस डेल्टा एच यहाँ पे हुआ। अगर सपोज करते हैं एटम ए के पास 100 किलो कैलोरी पर मोल का क्या है, एनर्जी है। अब एटम बी के पास भी 150 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है। तो यानी कि टोटल एटम ए और टोटल एटम बी के पास टोटल एनर्जी कितने होंगे, 250 किलो कैलोरी पर मोल होंगे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के 200 मोल 200 किलो कैलोरी पर मोल अगर हो रहे हैं तो यानी कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि मैग्नीट्यूड में देख लिया जाता है 250 माइनस 200 तो आपका कितना है 50 का चेंज हुआ। यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 50 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि एटम ए के पास कुछ एनर्जी होगी, एटम बी के पास एनर्जी होगी, इन दोनों का सम हमने किया था 250 हुआ और यहाँ पे जो हमको ए बी बॉन्ड मिला उसकी एनर्जी कितनी है, 200 है। बाकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। रिलीज कैसे हुई होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हुई होगी। तो हम ये डिस्कशन करते हैं कि अगर डेल्टा एच आपकी 50 किलो कैलोरी पर मोल आपका रिलीज हुआ है, डेल्टा एच आपकी 50 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हुआ है। अब इसके बेसिस पे अगर यही बॉन्ड ए और बी कंबाइन होकर के ए बी अगर हुए तो 40 किलो कैलोरी से ज़्यादा अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वैसे बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अगर यही डेल्टा एच की वैल्यू क्या 40 और 8 के बीच में अगर लाई कर रही है तो ऐसे बॉन्ड का क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और यही आपका क्या वैल्यू, तो अगर आपका डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 8 अगर है तो क्या हो जाएगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा टाइप का, ए और बी के बीच में जो फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उसको क्या बोलेंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यही डेल्टा एच की वैल्यू अगर 40 to 150 या अप्रोक्सीमेट 200 किलो कैलोरी पर मोल के करीब आती है तो हम क्या बोल देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 250 अगर है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू 200 अप्रोक्सीमेट है या उससे ज्यादा है तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जी हाँ।